बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की जानिब चलते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस होती क्या हैं। फिर हम इससे आगे फिर बेसिक कुछ फार्मूलाज को सीखेंगे और फिर हम प्रॉपरली इस चैप्टर को आगे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आता है कि द रिडक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू द सिंपल सिस्टम विच विल बी इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल सिस्टम। कहता है कि आपके पास गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस हों, उनकी रिडक्शन से हम उनको सिंपल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करें, लेकिन वो जो सिस्टम आपके पास बने वो बिल्कुल ओरिजिनल सिस्टम ही जैसा हो। तो सच आ रिडक्शन, वो कहते हैं कि ऐसी फिर रिडक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। या फिर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इनटू द सिंपल सिस्टम which will be equivalent to the original system, that is called composition of forces। तो आगे फिर हम इसमें चलते हैं, कुछ आगे आ जाता है कि रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्सेस, मतलब फिर हम फोर्सेस को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स, तो फोर्स को मतलब रिजॉल्व पार्ट्स क्या बनेंगे। कंसीडर अ फोर्स आर, मैं एक फोर्स रख लेता हूँ आर, ये मेरे पास फोर्स है जी आर, ठीक है। विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, मैं कहता हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर, ये एक्स वाई मेरे पास प्लेन है, यहाँ पे हमने एक फोर्स ड्रा की आर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो फोर्स है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है। लेट द टू डायरेक्शन इन विच वी रिजॉल्व, तो देखो हमने ओरिजिन से इसे ड्रा किया ना, तो इसकी कितनी डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन है, एक हमारे पास वाई एक्सिस पर अलॉन्ग डायरेक्शन है वर्टिकली। तो वो कहता है कि लेट द टू डायरेक्शन इन विच वी रिजॉल्व द फोर्स आर, वो कहता है कि फोर्स आर को फिर हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो डायरेक्शन के अंदर, बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि आपस में क्या है, देखो एक आपके पास हॉरिजॉन्टल है, एक उस क्या जा रही है वर्टिकली, तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो आगे कहता है विच इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन ईच अदर, आगे फिर देन ईच कंपोनेंट इज़ कॉल्ड द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ आर। तो इन फिर कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, ये जो अलॉन्ग एक्स हॉरिजॉन्टल अलॉन्ग वाई जो वर्टिकली है, तो वो फिर क्या इनको कहता है, वो कहता है कि दैट इज़ कॉल्ड रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ आर इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। देन द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ आर अलॉन्ग, हमारे पास कौन कौन से, एक ओ से एक्स, ओ एक्स से रिजॉल्व पार्ट्स मेरे पास, और एक क्या मेरे पास ओ वाई। तो ओ एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर क्या होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टली कॉस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम नाम रख लेंगे ये आर कॉस थीटा, ठीक है। और वर्टिकली क्या होता है, साइन थीटा होता है ना अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। तो इफ़ मैं कहता हूँ आई जे आर द यूनिट वेक्टर्स, आई जे मेरे पास क्या हूँ, अगर यूनिट वेक्टर हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन फिर मैं इनका वेक्टर निकालूँ तो क्या आएगा मेरे पास, सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। तो ए सी मेरे पास क्या बनेगा, ए से सी, ये क्या इसका मैंने नाम रख लिया ए से सी, ए से सी क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ए बी प्लस बी सी। तो ए बी मेरे पास क्या है, आर कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर, और बी सी मेरे पास क्या है वर्टिकली में आर साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। तो ये फिर आर साइन कॉस थीटा अलॉन्ग किस पर है, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, आर साइन थीटा क्या आ जाएगा, वाई जे यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ गिवन फोर्सेस आ गई। तो इस तरह हम फोर्सेस को फिर उनके रिजॉल्व पार्ट्स में डिवाइड किया करेंगे। तो कुछ और हम बेसिक इसका कंसेप्ट लेते हैं आगे जी। नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाला करेंगे और डायरेक्शन हम कैसे निकाला करेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस का। तो लेट मैं कहता हूँ टू फोर्सेस P1 एंड P2 रिप्रेजेंटेड बाय OA एंड OB एक्टिंग एट पॉइंट O। मतलब ये मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक
P1 है, ठीक है, अलांग OA पर, और एक मेरे पास है P2, दो फोर्सेस हैं, ठीक है। वो क्या है जी, P2। तो मैं कहता हूँ ये दोनों एंगल ओरिजिन से क्या बना रहे हैं, अल्फ़ा बना रहे हैं। ये हमने इधर लिख लिया, ठीक है। एज शोन इन द फिगर लेट अल्फ़ा बी द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो नाउ बाय यूजिंग पैरेललोग्राम, तो वी फाइंड दैट, हम इसको पैरेललोग्राम की फॉर्म में लिखने लगे। ये जैसे उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, सही है। तो ये एक पैरेललोग्राम हम इसमें, मतलब ये P1 फोर्स है मेरे पास, ये क्या है, P2 फोर्स है। इसको मैंने फिर ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जो इन दोनों को मिलाएगा, O से C, ये क्या है, इसका रिजल्टेंट आ गया। और ये इसका आगे जी हम आगे फिर लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं हम। तो अल्फ़ा बी द एंगल बिटवीन देम, नाउ बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ वी फाइंड द रिजल्टेंट आर एज शोन इन द फिगर। सिंस ओ ए मेरे पास क्या है, देखो O से A मेरे पास क्या है, P1, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगा, O से C, इसका क्या आ गया, इन दो फोर्सेस का हमने क्या निकाला अभी, रिजल्टेंट निकाला OC, वो क्या है, R के इक्वल है। फिर उसके बाद जी A से C मेरे पास क्या है, AC, ये क्या है, P2 के इक्वल है। सेकंड जो फोर्स है हमारे पास वो आ गया था बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है आप जानते हो, सिंपल, मैंने हम फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ए स्केयर किसके इक्वल होता है, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc काज अल्फ़ा। इसी तरह अगर बी स्केयर निकालना हो तो बी स्केयर किसके इक्वल आएगा, ए स्केयर प्लस बी सी स्केयर माइनस 2ac काज बीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर सी स्केयर अगर इधर आ जाए, ठीक है, तो वो फिर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab काज गैमा के इक्वल होता है। तो अभी हम क्या निकालने लगे, ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc काज अल्फ़ा। तो वो फार्मूला इसमें लगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन बाय दिस फॉर्म, ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम की फॉर्म में बना हुआ है, जो हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस रखा है, इसमें हम लगाने लगे हैं लॉ ऑफ कोसाइन। तो आपके पास आर स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, P1 स्केयर प्लस P2 स्केयर, ठीक है। क्योंकि रिजल्टेंट का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, P1 का स्केयर प्लस P2 का स्केयर, ठीक है। फिर माइनस 2P1 P2 काज 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो 180 माइनस अल्फ़ा, तो ये सेकंड क्वार्टर में काज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस काज अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये क्या आ जाएगा, आर स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, P1 स्केयर प्लस P2 स्केयर प्लस 2P1 P2 काज अल्फ़ा। यहाँ से मैं लेने लगा हूँ स्केयर रूट, तो स्केयर रूट जब लेंगे तो आर सिंपल किसके इक्वल आ जाएगा, स्केयर रूट ऑफ P1 स्केयर प्लस P2 स्केयर प्लस 2P1 P2 काज अल्फ़ा। ये जो आपके पास रिज़ल्ट आया दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन रिजल्टेंट। तो ये फिर हमारे पास क्या हुआ करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का आपके पास फोर्सेस का फार्मूला आपके पास एक नया बन गया। सबसे पहले तो हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में आपने इनको रिजॉल्व पार्ट्स में एक गिवन फोर्स थी तो उसको आपने उसमें कन्वर्ट किया। तो एक्स कंपोनेंट में क्या होता है कि आर काज थीटा होता है या काज अल्फ़ा जो भी हो, और वाई कंपोनेंट में क्या हो गया, आर साइन थीटा, मतलब वर्टिकली। और रिजल्टेंट का हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ R1 स्केयर प्लस P1 स्केयर प्लस P2 स्केयर प्लस 2P1 P2 काज अल्फ़ा। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस का निकला है। अब नाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस की हम कैसे निकाला करेंगे, उसी तरह मैं कहता हूँ ये मेरे पास है P1 फोर्स और ये मेरे पास है P2 फोर्स, ठीक है। तो ये इसका हम रख लेते हैं रिजल्टेंट। तो नाउ द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इस, तो ये P2 साइन अल्फ़ा है, ये P2 है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, y/x परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है P2, ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो P2 साइन अल्फ़ा और बेस मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 आपके पास जो गिवन जो फोर्स है प्लस P2 काज अल्फ़ा, ठीक है। क्योंकि P1 है ना नीचे इधर, ठीक है।
इसमें अगर मिसिंग है तो ये हम इधर ड्रा कर लें। तो ये इसका क्या है, P1 है, P1 ठीक है, प्लस P2 cos अल्फ़ा आ जाएगी। तो ये फिर आपके पास क्या आ गया जी, अलॉन्ग बेस पे, तो एक्स एक्सिस पर। तो ये फिर टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, P2 साइन अल्फ़ा ओवर P1 प्लस P2 cos अल्फ़ा। तो ये आपने याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस का हम कैसे निकाला करेंगे, तो ये फार्मूला यूज़ हुआ करेगा। तो अब हम आगे जो एक थ्योरम है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल अगर हम मैं डायरेक्शन निकालना हो चाहें तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब आर मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। मेरे पास ये दो फोर्सेस हैं, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास है, उसने हमारे पास फोर्स दी हुई है आर, एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमारे पास फोर्सेस हैं, ठीक है। आर इसका क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर हम कैसे, एक्स एक्सिस पर क्या होता है आर कास थीटा और वाई एक्सिस पर क्या होता है आर साइन थीटा। तो इन वाई बाय एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, आर साइन थीटा बाय आर कास थीटा। तो ये आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, वाई बाय एक्स। तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ गिवन जो आपके पास फोर्सेस हुआ करेंगी। आगे ना एक और डेफिनेशन आती है, फिर हमें थ्योरम की स्टेटमेंट की जानब चलेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आपके थ्योरम में यूज़ होगी। तो फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं उनको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो कहते हैं कि द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट्स आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो एक ही पॉइंट से पास करें, ठीक है। तो वो कहता है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इंटरसेक्शन क्या, वो कहता है कि एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करें, ठीक है, बेशुमार फोर्सेस। तो मतलब एक ही पॉइंट से जो इंटरसेक्ट कर रही हूँ, उन फोर्सेस को फिर हम क्या कहते हैं, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। तो सच फोर्सेस ऑलवेज हैव अ रिजल्टेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो कहता है कि फिर उनका रिजल्टेंट जो है ना कहाँ पे हुआ करेगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पर ही इन फोर्सेस का क्या हुआ करेगा, रिजल्टेंट हुआ करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं एक फोर्स ड्रा करने लगा, एक P1 फोर्स है, ठीक है। एक मैंने P2 फोर्स ड्रा की, फिर इसी से एक मैंने P3 फोर्स ड्रा कर ली, फिर इसी तरह मैंने P4 ड्रा कर ली। तो देखो मेरे पास ये चार फोर्सेस हैं, लेकिन इन चारों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक ही है। तो दैट फोर्सेस आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। तो वो कहता है कि फिर इन फोर्सेस का रिजल्टेंट भी जो हुआ करेगा ना, वो भी पॉइंट ऑफ कंकरेंस से ही बनेगा। तो ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट आ गया। तो अब ये जो कंकरेंट फोर्सेस होती हैं उनका रिजल्टेंट क्या होता है, वही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से ही बनता है। अब आगे हमारे पास जो थ्योरम है, लैम्डा म्यू थ्योरम जो यूज़ होगा, उसके अंदर हमने ये सारा कंसेप्ट यूज़ करना है। तो इसलिए इसे आपने सही तरह से इस डेफिनेशन को समझना है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट भी आ जाती है पेपर में, स्टेट एंड प्रूव लैम्डा म्यू थ्योरम। तो लैम्डा म्यू थ्योरम क्या होता है, वो कहता है कि इसकी स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। इफ़ लैम्डा ओ ए आपके पास फोर्स है प्लस म्यू ओ बी दूसरी फोर्स है, वो कहता है कि B2 कंकरेंट फोर्सेस। अब ये दोनों क्या हैं, कंकरेंट फोर्सेस हैं। तो कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं, जो एक ही, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, एक ही हो। देन द रिजल्टेंट, वो कहता है कि फिर इसका रिजल्टेंट जो बनेगा, वो आपको पता है ना, कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट भी उसी कंकरेंसी पॉइंट से ही निकलता है। तो देन देयर रिजल्टेंट इज़ अ फोर्स, वो कहता है कि जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, लैम्डा प्लस म्यू ऑफ ओ सी, वेयर सी इज़ द पॉइंट ऑन ए बी। वो कहता है कि सी क्या है, दो जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, ए बी पर वाक़ है, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि सच दैट ए सी रेशो सी बी, ठीक है, ए से सी रेशो सी बी वो किसके इक्वल आए, म्यू रेशो लैम्डा। तो ये आपने निकालनी है। वो कहता है कि ये फिर प्रूव करके दो। तो हम पहले इसकी फिगर की जानब चलते हैं। मैं कहता हूँ कंसिडर टू कंकरेंट फोर्सेस। तो हमने एक पॉइंट ऑफ रख लिया, ठीक है, दोनों फोर्सेस एक कंकरेंट है तो एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो मैंने पॉइंट का नाम रख लिया ओ। अब ओ से मैंने दो फोर्सेस का पास करनी है, इंटरसेक्ट करनी है। एक क्या है मेरे पास, लैम्डा ओ ए। तो ये मेरे पास आ गई लैम्डा ओ ए, और एक है मेरे पास म्यू ओ बी। तो ये मेरे पास आ गई म्यू ओ बी, ठीक है।
ये मेरे पास क्या है बी, टू कंकरेंट फोर्सेस फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल। अब देखो उसने खुद बताया कि सी क्या जो पॉइंट है, तो ये मैंने रिजल्टेंट इसका ड्रा कर लिया, क्योंकि कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट भी कंकरेंट पॉइंट से ड्रा होता है। ये मैंने इसका ड्रा कर दिया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट किसके इक्वल है, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, जो उसने हमें बताया था। ये लैम्डा प्लस म्यू इन दोनों को ऐड किया ओ सी, तो सी जो है वो पॉइंट है कहाँ पे, ए बी पर। तो ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली, और मैंने ए और बी को आपस में क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और ए से सी मेरे पास क्या आएगा म्यू, और सी से बी मेरे पास क्या आएगा लैम्डा, क्योंकि हमने खुद उसने बताया कि ए सी रेशो बी सी रेशो किसके इक्वल है, म्यू रेशो लैम्डा। तो ये म्यू रेशो लैम्डा बना दिया हमने, तो ये हमारे पास फिगर बन गई। अब हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल मेरे पास दो ट्राइंगल बन गई हैं। एक मेरे पास क्या बनी है ओ ए सी, और एक है मेरे पास ओ बी सी। तो मैं अभी ट्राइंगल लेने लगा हूँ ओ ए सी, तो इनका रिजल्टेंट मैं निकालने लगा हूँ। तो ओ ए मेरे पास क्या बनेगा, ओ से ए, तो ये मेरे पास क्या बनेगी, इसका रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, ओ सी, ठीक है, ओ से सी प्लस ए सी। तो ओ सी आ गया, ठीक है, ओ से सी, और एक मेरे पास क्या है सी ई, ये मेरे पास आ गया जी ओ ए के इक्वल। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ओ ए को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, लैम्डा से, तो हम लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। तो लैम्डा ओ ए इक्वल टू लैम्डा ओ सी प्लस लैम्डा सी ए, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं दूसरी ट्राइंगल कंसीडर करने लगा हूँ, फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है। ओ सी बी कैसे बनेगा, अब ओ बी कैसे मेरे पास आया इसका रिजल्टेंट, ओ बी इक्वल आएगा ओ सी प्लस सी बी आ जाएगा, ठीक है, ओ सी प्लस सी बी। हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे हैं, ओ बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू से। तो मैंने सारी इक्वेशन को म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो म्यू ऑफ ओ बी इक्वल आ जाएगा म्यू ओ सी प्लस म्यू सी बी। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं इन दो इक्वेशंस को आपस में करने लगा हूँ ऐड। जब दोनों को ऐड करोगे ना, एडिंग 1 और 2, तो लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ भी आ जाएगा, लेफ़्ट वाले लेफ़्ट में ऐड हो जाएंगे और राइट वाले राइट में। तो ये आ जाएगा लैम्डा ओ सी प्लस लैम्डा सी ए प्लस म्यू ओ सी प्लस म्यू सी बी आ गया। अब देखो जी लैम्डा इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लिया। तो लैम्डा पहले हम देखें इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ओ सी इधर भी है और ओ सी इधर भी है, तो मैंने इन दोनों में कॉमन ले लिया ओ सी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ सी जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा प्लस म्यू ऑफ ओ सी। तो ये आपके पास रिजल्टेंट इसका निकल आया, ठीक है। उसके बाद प्लस लैम्डा सी ए उसी तरह और म्यू सी भी उसी तरह, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एक हमें उसने खुद गिवन स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ए सी रेशो सी बी रेशो किसके इक्वल है, ए सी रेशो सी बी किसके इक्वल है, म्यू रेशो लैम्डा। तो वो मैंने इधर वो कंडीशन लगाने लगा, तो ए सी रेशो सी बी किसके इक्वल है, म्यू रेशो लैम्डा। तो रेशो ख़त्म करेंगे तो ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो ए सी बाई सी बी इक्वल आ जाएगा म्यू बाई लैम्डा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड दोबारा उसी तरह आता है, इक्वल आ जाता है। तो लैम्डा ए सी इक्वल आ जाएगा म्यू सी भी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं इसकी डायरेक्शन तब्दील करने लगा हूँ, ए सी की डायरेक्शन में जब तब्दील करूँगा तो ये फिर क्या आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन जब आएगी तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, तो माइनस लैम्डा सी ए इक्वल आ जाएगा म्यू सी बी। अब ये माइनस है ना, इधर जाके प्लस हो गया, तो ये लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी किसके इक्वल आ गया, 0। इससे इक्वेशन नंबर 4 का मैंने नाम दे दिया। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को आपने क्या करना है, इधर से उठा के इसमें ये वैल्यू की वैल्यू जो है, ये जो आपके पास इसका जो आंसर है इसमें पुट कर दो। तो ये सारा किसके इक्वल है, 0 के। तो हम इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी प्लस 0। तो लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी किसके इक्वल आ गया,
लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। तो ये इसका क्या आ गया जी, सिंपल प्रूफ हो गया जो उसने हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इफ़ लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ए बी द टू कंकरेंट फोर्सेस। तो फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो कि इसका रिजल्टेंट क्या है, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्टेंट आ गया। तो दैट इज़ प्रूफ ऑफ लैम्डा म्यू थ्योरम। आगे जी एक नेक्स्ट डेफिनेशन है और फिर इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। कहता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, अ पार्टिकल इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ ज़ीरो। कहता है कि इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपके पास तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट में निकालूं तो मेरे पास आंसर क्या आए, ज़ीरो आए। तो उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो दैट फोर्सेस, फिर वो जो पार्टिकल या जो वो जो फोर्सेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्सेस या इक्विलिब्रियम पार्टिकल। तो आगे जो लैमेस थ्योरम है इसमें आपने अब इसको प्रूफ करना है। वो कहता है कि इफ़ पार्टिकल इज़ इन एक्विलिब्रियम, पार्टिकल उसने हमें क्या बता दिया है कि वो क्या हैं, इक्विलिब्रियम में, अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, उसमें कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस, वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। वो कहता है कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो हर फोर्स का प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल क्या है, बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के दरमियान जो है वो साइन एंगल का, वो कहता है कि वो जो प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल के हैं। तो आपके पास तीन फोर्सेस हैं, तो मैं वही अब इसका सॉल्यूशन निकालने लगा हूँ। मैं कहता हूँ लेट P1 P2 P3, मैं एक तीन फोर्सेस ले देता हूँ पॉइंट ओ से। एक मैंने P1 रख ली है, एक मैंने P2 रख ली है, एक मैंने P3 रख ली है, ठीक है। B3 फोर्सेस मैं कहता हूँ ये तीन फोर्सेस हैं, एक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ पे, सही है। एंड आर इन एक्विलिब्रियम, मैं कहता हूँ ये तीनों जो हैं वो एक्विलिब्रियम है। इनका तीनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल है, फिर ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 मैंने रिजल्टेंट निकालूँ तो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैंने ये जो P1 फोर्स है इसके सामने मैंने एंगल रख लिया अल्फ़ा, P2 है तो इसके सामने मैंने एंगल रख लिया बीटा, P3 है फोर्स तो इसके सामने मैंने एंगल रख लिया गैमा, सही हो गया। अल्फ़ा बीटा और गैमा मैंने एंगल रख लिया, ये हमने गैमा नाम रख लिया इसका। अच्छा उसके बाद जी, अच्छा जी हमने कुछ ना फार्मूले पढ़े थे वेक्टर के अंदर, वेक्टर एनालिसिस के अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब अगर P मेरे पास एक फोर्स है, वेक्टर है, ठीक है, उसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ P2 वेक्टर के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते होते हैं, P1, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा P2, P1 प्लस P2, फिर क्या आ जाएगा प्लस P1 P2 साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं, अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें ऐसे, मतलब सॉरी हमने फार्मूला तो P1 का अगर P2 के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा P1 का मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड जब हम निकालते होते हैं तो P1 मैग्नीट्यूड प्लस P1 मैग्नीट्यूड P2 मैग्नीट्यूड साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। एन यूनिट वेक्टर फिर हम रखते होते हैं। फिर इसी तरह अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, P1 डॉट P2 कॉस थीटा, एन वेक्टर हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड हम निकालते होते थे। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं करने लगा हूँ हमारे पास जो सम ऑफ फोर्सेस हैं वो किसका, उनका रिजल्टेंट किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। ये हमें ख़ुद उसने बताया है कि ये फोर्सेस फिर क्या हुई, आपस में इक्विलिब्रियम है ना। तो मैं P1 का क्रॉस प्रोडक्ट लेने लगा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ। तो मैं टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स विद P3, ठीक है, मैं P3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेने लगा हूँ।
अच्छा, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा ना P3 का, पहले इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया P1 प्लस P2 प्लस P3 होल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P3 इक्वल टू 0 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P3। ठीक है, अब मैं P3 का क्रॉस प्रोडक्ट लेने लगा हूँ तो P1 क्रॉस P3 आ जाएगा, प्लस फिर P2 क्रॉस P3 आ जाएगा, फिर प्लस P3 क्रॉस P3 इक्वल टू 0 क्रॉस P3 की इसके इक्वल आ गया 0। अब एक जैसे वेक्टर हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। मतलब ए क्रॉस ए किसके इक्वल होता है? ज़ीरो। ए के साथ मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास क्या आता है? ज़ीरो। इसी तरह बी का बी के साथ लूँ, ज़ीरो। तो इसी तरह मेरे पास यहाँ पे क्या है? P3 क्रॉस P3 है ना फोर्स, तो ये एक जैसी है ना, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा P1 क्रॉस P3 प्लस P2 क्रॉस P3 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये फिर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये P1 क्रॉस P3 किसके इक्वल आ जाएगा? ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। P2 माइनस P2 क्रॉस P3। तो मैं इनकी डायरेक्शन अगर तब्दील करूं तो माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस। मतलब ये फोर्स पहले ले आऊँ, ये बाद में ले जाऊं, तो ये P3 क्रॉस P2 के इक्वल आ जाएगा जब माइनस को हम प्लस में बदलेंगे। ठीक है, अगर इनकी डायरेक्शन तब्दील कर लें तो ये फिर P3 क्रॉस P2 आ जाएगा। तो P1 क्रॉस P3 किसके इक्वल आ गया? P3 क्रॉस P2 के इक्वल आ गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ? टेकिंग मैग्नीट्यूड, मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेने लगा हूँ। तो P1 क्रॉस P3 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू P3 क्रॉस P2 का मैग्नीट्यूड। तो ये इसका मैग्नीट्यूड ओपन करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का आपको मैं बताया, तो ये क्या आ जाएगा? P1 P3 साइन। अब P1 क्रॉस P3 इसका मैग्नीट्यूड कैसे? अब देखो, जब मैं P1 क्रॉस P3 करूँगा तो P1 क्रॉस P3 में एंगल कौन सा बनेगा? देखें हमारे पास, तो ये P1 है ना, ठीक है, और ये मेरे पास P3 है। जब मैं P1 क्रॉस P3 निकालूंगा ना तो इसके दरमियान एंगल हमारे पास कौन सा आएगा? ये P1 डॉट P3। और आप देखो इसके साथ एंगल कौन सा बना हुआ है? बीटा, तो इधर साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं निकालूं, हमारे पास जो उसने दिया हुआ है, अगर मैं निकालूं P2 और P3 के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट, हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा? P2 P3 साइन अल्फ़ा बन जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे कौन सा आ रहा है? अल्फ़ा। इसी तरह P1 और P2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालें तो P1 P2 और साथ क्या आ जाएगा? साइन ऑफ, यहाँ पे गैमा है तो साइन गैमा आ जाएगा। तो इस तरह हम निकाला करेंगे मैग्नीट्यूड इसका। तो इसके साथ जो अलॉन्ग आपको समझ आ गई, इसके अलॉन्ग फिर एंगल कौन सा है? बीटा। इसके अलॉन्ग एंगल कौन सा? अल्फ़ा गैमा। और इसके गैमा और इसके अलॉन्ग क्या है? अल्फ़ा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P1 क्रॉस P3। तो P1 क्रॉस P3 निकालेंगे तो एंगल हमारे पास बीटा आएगा। तो ये फिर फार्मूला बन जाएगा P1 P3 साइन बीटा आ गया। आगे क्या है मेरे पास? P3 क्रॉस P2। तो P3 क्रॉस P2, तो एंगल मेरे पास क्या है? अल्फ़ा। तो ये फिर क्या बन गया? P3 क्रॉस P2 साइन अल्फ़ा आ गया। सही हो गया। अब यहाँ से मज़ीद हमने क्या किया कि ये P3 और P3 आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास P1 साइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? P2 साइन अल्फ़ा। तो ये साइन अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर दिया, और साइन बीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करता है। P1 ओवर साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया? P2 ओवर साइन बीटा। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट P3 का लेंगे तो मेरे पास जो साइन एंगल बिटवीन टू फोर्सेस के दरमियान क्या बनेगा? P1 ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू P2 ओवर साइन बीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ P1 का, जब P1 का लूँगा तो फिर मेरे पास क्या आएगा? अकॉर्डिंग दिस कंडीशन, तो P2 बाय साइन बीटा आ जाएगा ना, इक्वल टू P3 बाय साइन गैमा जब P1 का लेंगे। इसी तरह P2 का अगर निकालें तो क्या आएगा? P1 बाय साइन अल्फ़ा इक्वल टू P3 बाय साइन गैमा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये P1 का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? P2 बाय साइन बीटा इक्वल टू P3 बाय साइन गैमा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने लगा हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? तीनों फिर P1 ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा P3 बाय साइन बीटा इक्वल आ जाएगा क्योंकि P3 बाय साइन गैमा
इसको मैं इक्वल रख लेता हूँ के। तो मेरे पास के फिर P1 क्या आ जाएगा, के साइन अल्फ़ा। तो P1 इज़ प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा के। इसी तरह P2 इक्वल आ जाएगा के साइन बीटा, ठीक है। और इसी तरह P3 भी क्या आ जाएगा, के साइन गैमा। तो ये P2 फिर प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा आ गया और P3 प्रोपोर्शनल टू साइन गैमा आ गया। तो ये जो आपके पास रिक्वायर्ड आया, तो ये फिर आपके पास प्रूफ हो गया कि इफ़ द particles is in equilibrium under the action of three forces, then the magnitude of each force जो है वो proportional to the sine of angle between the other two forces। तो ये फिर आपके पास रिक्वायर्ड जो है आपके पास आंसर आ गया। तो ये इसका क्या आ गया जी, P1 is proportional to sin alpha, P2 is proportional to sin beta and P3 is proportional to sin gamma। तो that is called Lem's theorem।